वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियों, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चित्र 4.1 अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल व कच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची को लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें, ये हमारे चारों ओर की वस्तुएं दिखाई गई हैं चित्र में रहें जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मद वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से बहुत कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो जाए। मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हम वस्तुओं को समूह में उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ के वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितने संभव हो सके उतने ही वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा वस्तुओं कक्षा की कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, झड़ना, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बेल्ट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए दीवार, ब्रिज, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से हम उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए ये जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हो। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के 2 समूहों में बांट सकते हैं जिनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं, दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाले वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनकी पहचान का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिनमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हैं प्लेट, थाली, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई पेन, प्लास्टिक, धातु जो कि अन्य और भी वस्तु एकत्र कर सकते हैं। कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता है? कि अगला 4.2 सारणी में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणी से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंगों से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इन पदार्थों से बनी वस्तुएं लकड़ी के कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए, कागज से पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, चमड़ा से जूते, प्लास्टिक से कुर्सियाँ,
रुई से धागे और भी सारे चीज़ बनाए जा सकते हैं। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती हैं और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण क्या? आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? चित्र 4.2 गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ गिलास के कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के यह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नीचे कुछ गुणों की विवेचना दिखाई गई है। दिखावट: पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप: 3 विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़ों एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थों को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। चित्र 4.3 आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इस प्रकार की कोई चमक अथवा विद्युती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। ये कटे हुए धातु के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना कीजिए तथा विद्युतवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठ को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि ये द्युतिवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और विद्युतहीन निष्क्रिय दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही द्युति दिखाई देती हैं। अब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इन द्युति हैं अथवा नहीं। कठोरता: जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातुओं की एक चाबी लीजिए और तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई, स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे विद्युतीय कठोरता, रुक्षता, खुरदरापन अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? विलेय अथवा अविलेय क्रियाकलाप 4 कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत
तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रत्येक परीक्षण कीजिए और पता लगेगा कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 अपने परीक्षण का सारण 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। सारण 4.3 विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। पदार्थ जल में लुप्त हो जाते हैं, लुप्त नहीं होते हैं। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी भी हो जाती है, बालू नहीं होगा, चाक पाउडर नहीं होगा उसमें। लकड़ी का बुरादा आप यहाँ पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? कि अगला 5 सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच की एक गिलास लीजिए, इसे आधे जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। ए और बी। ए वाले में कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि बी वाले में कुछ नहीं मिश्रित हो जाते हैं, जो पीलापन ऊपर या नीचे, पानी सफ़ेद है। चित्र 4.5 जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इसका प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षण को सारण 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। सारण 4.4 कुछ समांतर द्रव की जल में विलेयता। द्रव भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता है। सिरका भली भांति मिश्रित होता है। नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमें क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या यह जल में अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन हो जाती है। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। समांतर जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैरे अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया कि जल में अविलेय ठोस जल से तो पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं वे जल के पृष्ठ पर तैरते हैं। जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं ये चित्र में दिखाए गए आकर तैरने लगती हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है कि हमें ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 4.6 किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्ती व कंकड़ जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सबका क्या होता है। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 बार उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में ये ही पदार्थ तैरते हैं जबकि डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे। पारदर्शिता। अपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, उन स्थानों के बारे में भी विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। चित्र 4.7 कांच
जल तथा वायु तथा कुछ प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। ये मुख्य आवरण पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी देख सके। चित्र 4.8 दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के समूहित कर सकते हैं। क्रियाकलाप: कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इन चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच के हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च की स्विच ऑन करके हथेली के दूसरे ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आप हथेली पारदर्शी है अथवा पारभासी है। क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल के तैरे अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थ का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी दुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसे वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की वस्तुओं द्वारा हमें आसानी से उनका पता लगा सके। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार की बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज और दालों का भंडार किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थ को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों के अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। प्रमुख शब्द: कठोर, अपारदर्शी, अविलेय, रुचि या खुरदरा, विद्युतमयी यानी चमकीली, विलेय पदार्थ, पारभासी धातु और पारदर्शी पदार्थों के गुण। सारांश: हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तुओं को लेकर एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ
अन्य चमकीले मसूड़ इसी प्रकार के कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ परभाषी होते हैं, पारभाषी होते हैं। पदार्थों के उनके गुणों में समानताओं और तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। प्रस्ताविक परियोजनाएं। आपने अपने मित्रों के साथ स्मरण शक्ति खेल खेला होगा। किसी मेज पर कई वस्तुएं रखी हैं, आपको उन्हें कुछ मिनट परीक्षण करने के पश्चात किसी दूसरे कमरे में जाकर उन्हीं सभी वस्तुओं जो आपको याद हैं के नाम लिखने के लिए कहा जाता है। इस खेलों को कुछ अंतर के साथ खेलिए। इस स्मरण शक्ति खेल के सभी प्रतियोगियों से यह कहिए कि वे इस खेल को खेलते समय किसी विशिष्ट गुण के साथ वस्तुओं के नाम याद कीजिए और लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम, खाने वाले पदार्थों के नाम आदि लिखकर आमोद प्रमोद कीजिए। पदार्थ के बृहत्तम एवं संग्रह से विभिन्न गुणों जैसे पारदर्शिता, जल में विलेयता तथा अन्य गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाइए। आगे के अध्ययन में आप विद्युत तथा चुंबक से संबंधित गुणों के विषय में भी सीखेंगे। संग्रहित पदार्थों के विभिन्न समूह बनाने के पश्चात इन समूहों में कोई पैटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए, क्या वे सभी पदार्थ जिनमें चमकील यानी विद्युत होती है विद्युत चालन करते हैं?